खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुई और खिलाफत एजिटेशन ने कैसे रोल निभाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करवाने में। द खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करवाने में एक रीजन जो है वो खिलाफत इशू का भी था। अब एक खिलाफत इशू क्या था? In 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan और खलीफा। तो 1920 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्किश सुल्तान जो थे जिन्हें खलीफा भी कहा जाता है उनके ऊपर हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी गई थी। मतलब उनकी जो पावर है उसको कर्टेल करने की कोशिश की, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला मैसकर। तो जब ब्रिटिशर्स ने टर्किश सुल्तान के ऊपर ये इम्पोजिशंस लगाई, मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। जैसे कि वो जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था उसकी वजह से जिस तरीके से लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आए थे, वैसे ही खलीफा के खिलाफ ये जो चीजें हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसके खिलाफ भी लोग गुस्से में आ गए। Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. और जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो ये कह रहे थे कि जो खलीफा हैं उन्हें फिर से जो ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस हैं, मतलब मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल हैं, लोगों की जहां पे आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे प्लेसेस पर वापस से खलीफा को जो है वो कंट्रोल करने की इजाजत दे दी जाए। ठीक है, तो अर्स्टवाइल मतलब पहले जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें जो मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस थे, जो मुस्लिमों के धार्मिक प्लेसेस थे, उनके लिए लोग कह रहे थे कि खलीफा को उन पे कंट्रोल करने की जो इजाजत है वो दे दी जाए। The leaders of Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wish to initiate a full-fledged non-cooperation movement. तो जिन लीडर्स ने खिलाफत एजिटेशन स्टार्ट की थी, तो उनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो इन लोगों ने जो है ये खिलाफत एजिटेशन जो है वो स्टार्ट करी थी। अब ये लीडर्स चाहते थे कि एक फुल फ्लैश्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टार्ट करी जाए। तो देखो, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? कॉपरेशन का मतलब होता है एक तरीके से किसी का समर्थन देना, किसी का साथ देना। तो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया? साथ ना देना। तो किसके साथ ना देने की बात की जा रही है? ब्रिटिशर्स की। कि हमें एक ऐसी मूवमेंट छेड़नी होगी कि हम ब्रिटिशर्स को दिखा दें कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम ब्रिटिशर्स को जो कॉपरेशन है वो नहीं करेंगे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज्ड कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, जलियांवाला मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो शौकत अली थे, इनकी बात जो है वो गांधी जी ने मानी और कहा कि और कांग्रेस के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, उन्हें बोला कि एक हमें कैंपेन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा पंजाब रॉन्ग्स के लिए। पंजाब रॉन्ग्स मतलब जो जलियांवाला बाग है वो पंजाब में था। ठीक है, तो जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो खिलाफत रॉन्ग हुई है, मतलब खलीफा के खिलाफ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे और अपने स्वराज की, हमारे खुद के राज की, मतलब कि अपने इंडिपेंडेंस के लिए हम डिमांड करेंगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 22। तो पूरे 1921 से लेकर 22 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, ये बहुत तेज हो गई। मतलब बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इसका सपोर्ट करने लगे थे। Thousands of students left government controlled schools and colleges। तो हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया, बच्चों ने गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, मतलब जिन स्कूलों को, कॉलेजेस को गवर्नमेंट चला रही थी, उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ छोड़ के बच्चे जो हैं वो आने लग गए। मतलब कि उन्होंने स्कूल्स जो हैं वो छोड़ दिए कि अब हम तुम्हारे स्कूलों में, जो ब्रिटिशर्स जिन स्कूल को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब हम इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajagopalachari and असफ अली gave up their practices। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस जो है वो छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई अब हम लॉयर की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब हम वकील का काम छोड़ते हैं। तो सबका जो है वो तरीका था अपने गुस्से को दिखाने का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने का। क्योंकि नॉन कॉपरेशन का मतलब ही क्या है कि ब्रिटिशर से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स जिन स्कूल में पढ़ा रहे थे, जिन स्कूलों को कंट्रोल कर रहे थे, उन स्कूलों को बच्चे छोड़ के आ गए। और जैसे कि जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे लोग लॉयर के रूप में, मतलब जो लॉयर्स थे वो भी एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें एक तरीके से जो लाइसेंस वगैरह होता है प्रैक्टिस का, वो दिया हुआ था। तो उस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ के आ गए। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ना कि किस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो है नाइटहुड का जो उनको टाइटल मिला था उसको उन्होंने रिनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने क्या किया,
उन्हें जो टाइटल्स मिल रखे थे उन्हें सरेंडर कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया और लेजिस्लेचर जो है वो भी बॉयकॉट कर दिए गए। मतलब कि जिस तरीके से लोग जो है इलेक्ट हो के पार्लियामेंट में आए थे, उन लोगों ने भी पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का जो है वो बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। तो लोगों ने क्या किया, जो दूसरे देशों से हमारे देश में कपड़े आ रहे थे, इसके बारे में हमने डिटेल में जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा था, राइट। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दूसरे देशों से हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो कपड़े हैं वो आने लग गए थे, जिस वजह से हमारे देश का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। तो एक तरीके से दूसरे देश से हमारे यहाँ पे फ्लड हो गया था कपड़ों का। मतलब लोग बस, जो दूसरे देश के लोग हैं वो यहाँ पे बस वहां पे अपने वहां कपड़े बना रहे थे और हमारे यहाँ बेचे जा रहे थे। तो इस वजह से हमारे देश में क्या दिख रहा था, हर दूसरा इंसान जो है वो फॉरेन कपड़ा पहना हुआ दिख रहा था। तो क्योंकि अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन कर रहे थे, तो लोगों ने क्या किया, जो दूसरे देशों से कपड़ा आ रहा है उसका भी त्याग करना स्टार्ट कर दिया कि अब हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम खुद के देश में जो लोगों ने कपड़ा बनाया है उसे पहनेंगे। तो दूसरे देशों से आए हुए कपड़ों की लोगों ने क्या की, बॉन फायर की। मतलब कि उन्होंने क्या किया, जो चौराहे वगैरह होते हैं उन सब में लाकर लोगों ने अपने अपने घरों में जो फॉरेन कपड़े थे, जो दूसरे देश वाले कपड़े थे, उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया और उनपे आग लगा दी। The imports of foreign clothes fell drastically between 1920 and 1922. तो अब हुआ क्या कि जब इस तरीके से लोग जो है अपना गुस्सा दिखाने लग गए, तो 1920 से लेकर 1922 के बीच में जो दूसरे देशों से हमारे देश में आने वाला कपड़ा है उसमें गिरावट आ गई। अब थोड़े कम लेवल पे ये कपड़े इंपोर्ट होने लग गए। बट ऑल दिस वाज merely the tip of the iceberg. अब हम जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, लेजिस्लेचर्स बॉयकॉट कर दिए गए, लोगों ने टाइटल छोड़ दिया। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम कहते हैं ना कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी थी। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। पूरे देश के बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो कि एकदम आक्रोश में थे, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा थे और एक तरीके से एक रिवोल्ट की शुरुआत जस्ट होने ही वाली थी। एक ऐसा रिवोल्ट जो कि फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ही डरा देने वाला। तो एक ऐसा रिवोल्ट जो है वो शुरू होने वाला था जो कि ब्रिटिशर्स की एक तरीके से रूह को कपा देने वाला था। तो ये जो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ये एक सिर्फ टिप थी आइसबर्ग की। मतलब ये तो छोटी सी शुरुआत थी, अभी पूरा जो रिवोल्ट है बड़े लेवल वाला वो होना बाकी था, राइट। सो द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग, व्हाट डिड महात्मा गांधी मीन बाय अहिंसा। तो हम अहिंसा या अहिंसा की बात करते हैं, तो आखिर इसका मतलब क्या था। जब जो महात्मा गांधी है वो कहते थे हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, तो आखिरकार इस अहिंसा का मतलब क्या था। हाउ कुड अहिंसा बिकम द बेसिस ऑफ स्ट्रगल, और किस तरीके से हम अहिंसा के जरिए अपना जो फ्रीडम है उसे पा सकते थे, कैसे हम अहिंसा के थ्रू एक स्ट्रगल, एक लड़ाई जो है लड़ सकते थे। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड। तो गांधी जी का ये कहना था अहिंसा के बारे में। Non-violence comes to us through doing good continually without the slightest expectation of return. तो वो कहते हैं कि हम नॉन वायलेंस जो है तब सीखते हैं जब हम अच्छे काम जो है वो कंटिन्यूअली करते जाएं और बदले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। That is the indispensable lesson in non-violence. In South Africa, I succeeded in learning the eternal law of suffering as the only remedy for undoing wrong and injustice. तो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ये सीखा कि किसी भी अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए जो पीड़ा रहती है, जो सफरिंग रहती है, उसके इटर्नल लॉ को उन्होंने समझ लिया है, राइट। कि मतलब एक तरीके से अगर आपको कुछ भी जो रॉन्ग हो गया है या इनजस्टिस हो गया है, उसको बदलने के लिए, उसको एक तरीके से खत्म करने के लिए क्या होता है, सफरिंग से गुजरना पड़ता है। इट मीन्स पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, और इसका पॉजिटिवली जो मतलब है वो क्या है, नॉन वायलेंस से ही रिलेटेड है। You have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and sundry, and you will wish ill to no one, not even to those who may have wronged to you. तो मतलब कि जब तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें सफरिंग के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, कि मतलब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा जब तुम मतलब लड़ाई के लिए लड़ोगे, और मतलब सच्चाई के लिए जब लड़ोगे, और तुम्हें किसी के भी बारे में जो है बुरा नहीं सोचना चाहिए, भले मतलब उनके बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि मतलब कि तुम सही काम जो है वो सीधा करते रहो, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो और किसी के बारे में बुरा मत समझो, और तुम्हें ये सोच के चलना होगा कि तुम्हें जो है वो सफर करना पड़ेगा इस पूरे उसमें जर्नी में,
जो तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो उसमें तुम्हें अत्याचार जो है वो भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा।